नमस्कार। दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं और हमारे आज के इस कार्यक्रम के सपोर्टेड हैं तापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइब्स ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं ने हमारे दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। हम सबको अंदर तक हिला करके रख। अस्पताल के बाहर मस्ती धूम, बहुत सारी चीखें, ऑक्सीजन की कमी और सबसे खास बात परिजनों का विलाप और बाहर चलती चिल्लाना। अंदर तक इस दृश्य ने हमें हिला करके रख दिया है और उसका कहीं ना कहीं असर हमारे दिलो दिमाग पर पड़ रहा है। हम लोग मानसिक अवसाद में जा रहे हैं। इन्हीं बहुत सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एमएल अग्रवाल साहब, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट वाइब्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से आज के शो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आज का जो हमारा विषय है कि मानसिक अवसाद को लेकर के हम बात करें, उससे पहले जी, हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन, उसके बारे में हम थोड़ा सा। मैं खुद बताऊं? जी सर, जी डॉक्टर साहब, क्योंकि कहते हैं डॉक्टर अच्छा। साहब खुद से बेहतर कोई नहीं जानता अपने बारे में। हाँ, जी। मैं मेरा एजुकेशन तो जहाँ तक है 3 स्टेट में हुआ है। मैंने वैसे फाइनली एमडी साइकेट्री के अंदर किए पंजाब से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से, क्योंकि उस समय राजस्थान में साइकेट्री का एजुकेशन नहीं था। वो हम लोगों के आने के बाद में ही राजस्थान में साइकेट्री का एजुकेशन हुआ। मैंने वैसे हाई स्कूल तक एजुकेशन पहले राजस्थान के ही एक छोटा सा गांव है प्रीतमपुरी सीकर ज़िले में, वहाँ से किया था। कॉन्वेंट में हाई स्कूल हुआ करती थी। उसे के बाद में जो मेरा लाइफ का टर्न हुआ, मैं भोपाल चला गया उसके मेरे ब्रदर के साथ में, क्योंकि उस समय तक मैं कॉमर्स में था। मैट्रिक तक कॉमर्स में था और कॉलेज में जाके वहाँ पे प्री यूनिवर्सिटी में जाके मैंने वहाँ पे साइंस बायोलॉजी ले लिया और सब्जेक्ट एकदम से लाइफ का टर्न वहाँ से हुआ मेरा। उसके उपरांत एमबीबीएस मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया 19 दिसंबर 1968 में। उसके गवर्नमेंट सर्विस में जनवरी 1970 में आ गए। इन सर्विस ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डेपुटेशन पे ये एमडी साइकेट्री की पढ़ाई करने गया था। वहाँ से वापस आके फर्स्ट पोस्टिंग कोटा के अंदर हुई थी। कोटा के बाद में मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज है उदयपुर, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर था। वहाँ से अजमेर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। लेकिन कोटा की आवश्यकताओं को देखते हुए और मैंने टीचिंग साइड से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो एमबीएस हॉस्पिटल है इसमें अपनी पहली पोस्टिंग राजस्थान में जो साइकेट्रिस्ट जो नॉन कॉलेजिएट ब्रांच के अंदर पहली पोस्ट साइकेट्रिस्ट की क्रिएट करा के और यहाँ पे आया और यहाँ पे एक एमबीएस हॉस्पिटल में नया डिपार्टमेंट साइकेट्री का स्टार्ट किया बिना बजट के। उसको इक्विप्ड करने के लिए यहाँ की बहुत सारी एनजीओज ने मेरा साथ दिया और उसकी वजह से उसको आज वो रूप धारण किया। और सबसे पहला सब्जेक्ट था जहाँ यहाँ एमडी साइकेट्री जो चालू हुई मेडिकल कॉलेज बनने के लिए, बाद में सबसे पहला सब्जेक्ट था जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चालू हुआ। तो क्या ये रहा। उस रिटायरमेंट मैंने 99 के अंदर गवर्नमेंट सर्विस से लास्ट इंक्रीमेंट लेके, मतलब उस समय 58 में रिटायरमेंट होता था, मैं 57 ईयर्स में एनजीओ लेके वहाँ से रिटायरमेंट लेके और घर पे ही प्रैक्टिस कर रहा था। 2002 के अंदर मैंने ये जो हॉस्पिटल है अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, इसका निर्माण करके और 2004 में अभी जो बिल्डिंग है उसके अंदर शिफ्ट किया। पहले किराए की बिल्डिंग में था और इसके अंदर में बराबर जो मरीजों को, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के मरीज हैं,
उनको पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं इसमें प्रदान कर रहा हूं। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमेशा यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनको उनके ह्यूमन राइट्स का ध्यान में रख के इलाज किया जाता है। उनको उसी तरह की सुविधाएं प्रदान की गई, जैसे चाहे वो शुद्ध वाटर पानी है, एक्वागार्ड का पानी है, या उसके अलावा जैसे पावर बैकअप है, या हाइजीन है, या वेंटिलेशन है, सब उसी स्तर पे दिया गया जो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से उनका अधिकार होता है। उसको हमेशा ख्याल में रखते हुए उनको कभी चेंज करना अलाउ नहीं किया। तो इस तरह के जो है वो जो इच्छाएं मैं सरकारी बंधन के अंदर पूरी नहीं कर सका, वो यहाँ प्राइवेट में रिटायरमेंट ये माने 99 में लिया था, और उसके बाद में बराबर उनकी सेवा की। और उनके जो जो मैं उनको देना चाहता था वहाँ बजट की वजह से नहीं दे पाता था, तो यहाँ वो उनको दी। उसी स्तर की सेवाएं देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 2 बार जो हाईएस्ट अवार्ड था वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ, जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन यूएसए में जिसका हेडक्वार्टर है, उसके द्वारा भी मेरे को जो आरसी हंटर अवार्ड ऑफ एक्सलेंस 2 बार, जिसमें 100 कंट्री से एंट्री थी, एक बार हॉलैंड हांगकांग के अंदर मिला 2005 का, 2007 के वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर। इसी तरह एथेंस जो ग्रीस के अंदर है वहाँ 2007 का, 2009 के अंदर वहाँ के वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर मिला। तो कि वो इसीलिए मिला कि इन मरीजों की किस तरह से पूरे सब ध्यान रखते हुए किस तरह से इन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैं वो ये है कि जब से मैं कोटा में आया, जब मैंने देखा यहाँ का स्तर बहुत ख़राब है, यहाँ का मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स थी, अंधविश्वास था, लोग समझते नहीं थे। तो फर्स्ट डे से मैंने यहाँ पे जो नशा मुक्ति कैंप्स लगाना और उसके साथ ही जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो ग्रास रूट वर्क है, मतलब लास्ट ईयर थीम आया था वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। इस थीम को हमने तो शुरू से ही यहाँ 83 में मैं यहाँ दोबारा आया था, जब से इस थीम को बराबर कि किस तरह से आदिवासी एरिया से लेके कई संतों के साथ, कई लोगों के साथ मिलके जो संत शंभू सिंह जी कौशिक थे उनके साथ मिलके तो पंजरों में उनमें नशा छुड़वाना, अपराध छुड़ाना और इस तरह की जो भ्रांतियां थी उनको दूर करने के लिए वहाँ जहाँ भी उनका 3 दिन का प्रोग्राम होता है, एक दिन वो मेरे को बुलाते थे, मेरा लेक्चर कराते थे, तो वहाँ तक भी हमने काफ़ी अच्छा कार्य किया। तो हमारे एसोसिएशन ऑफ साइकेट्री ऑफ इंडिया जो आईपीएस इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, उनका पहला जो भुवनेश्वर के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका सब्जेक्ट था ट्राइबल मेंटल हेल्थ। उसमें एक लेक्चर रखा गया था मेरे द्वारा, उन्होंने मेरे को गेस्ट स्पीकर बुलाया था। उसमें था ट्राइबल मेंटल हेल्थ कोटा एक्सपीरियंस। वहाँ 2 ही एक्सपीरियंस रखे गए थे, ये कोटा एक्सपीरियंस या केरला एक्सपीरियंस। तो किस तरह से हमने ये जो पंजरों में इनमें जागृति की, जैसे आज भी अभी जैसे गुरु पूर्णिमा पे वो बोरखेड़ा में आएंगे तो वहाँ पे एक दिन मेरे को जाके उद्बोधन देना पड़ेगा। बसंत पंचमी में गुरु पूर्णिमा में सब इकट्ठे होते हैं, तो वो पुराने लोग जिनका इलाज भी हुआ, जिनको जागृति भी थी, उन सब के बीच में जाके एक बार मेरे को अभी भी वहाँ जो यकदर जिहाड़ा वगैरह चलाते हैं इस आश्रम को, वो बुलाते हैं, अभी भी मेरे को डेट फिक्स किया हुआ है। तो इस तरह उनके अंदर भी जागृति करने से काफ़ी इस एरिया में जागृति हुई। आज इस एरिया में मेंटल हेल्थ प्रमोशन जो इतना हुआ है कि हमारे साइकेट्रिक एसोसिएशन में भी आज कोटा का नाम वहाँ पे हो रहा है। और यहाँ काफ़ी एमडी, मेरे यहाँ भी पहले पोस्ट ग्रेजुएशन होता था, डीएनबी की डिग्री मिलती थी। आज मेडिकल कॉलेज में काफ़ी सीटें, 8 लोग कम से कम जो है एमडी प्रत्येक वर्ष यहाँ से करते हैं, जबकि पहले जब हम लोगों ने किया था पूरे नॉर्थ इंडिया में केवल 5-6 सीट हुआ करती थी। तो आज बहुत अच्छा स्तर सुधरा है। तो ये मेरा एजुकेशन और कुछ अचीवमेंट तो मेरे को जो है काफ़ी मिले। और मैं इंडस्ट्रियल साइकेट्री का जैसे 7 साल तक
जो प्रेसिडेंट रहा हूँ, अभी मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने उसकी जर्नल जो थी इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी की की जो जर्नल निकलती है उसको इंडेक्स करवाया, 7 साल तक उसको स्पॉन्सरशिप अरेंज करी और उसको जिंदा रखा गया केवल प्रयासों के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल है, तो प्रत्येक वर्ष वो एक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं, और जैसे 10 अक्टूबर फिक्स है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और बिल्कुल। वीक होता है 4 से 10 अक्टूबर तक। उसके लिए प्रत्येक वर्ष एक लिटरेचर तैयार होता है, और वो पूरे वर्ल्ड में हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी, वेबसाइट पे भी सर्कुलेट होता है। तो पिछले 10 साल से उसका हिंदी में 3 साल लड़ाई करके उनसे, अमेरिका वालों से, उसमें हिंदी इंक्लूड कराई। 3-4 लैंग्वेज में होता था, मैंने हिंदी इंक्लूड कराई। वो इस कॉस्ट पे हुई कि मैं फ्री ऑफ द कॉस्ट उनको ट्रांसलेट करके बराबर दूंगा। तो क्या पिछले साल तो कोविड की वजह से वो मटेरियल मेरे पास नहीं आ पाया, पर बराबर 10 साल तक उनको फ्री ऑफ द कॉस्ट वो लिटरेचर दिया, और वो वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल की साइट पे आज भी अवेलेबल है, और हमेशा वो सर्कुलेट होता रहा है पूरे विश्व के अंदर। एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कैप टाउन में थी, वहाँ तो पाकिस्तानी लोग भी खड़े हो गए कि उर्दू भी होनी चाहिए। मैंने भाई उर्दू भी हो जाएगी, पर उर्दू समझने वाले हिंदी भी समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो सही। तुम भी अपनी डिमांड उठाओ। पर वो उसकी वजह से एक बार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन मेरे को एकदम से प्रेसिंग न्यूज आई वहाँ से कि आज 109 लोगों ने एकदम से डाउनलोड उसको किया है। इस क्या मतलब ऐसी मतलब जो क्या साइकेट्रिस्ट लोग भी आगे उसको बढ़ाने के लिए रेडीमेड वहाँ हिंदी में मिल जाता था, तो हमारे हिंदुस्तान के साइकेट्रिस्ट भी उसको यूज करते थे। तो अभी 2015 में वर्ल्ड कांग्रेस यहाँ पे हुई थी, अशोका होटल में, राष्ट्रपति भी आए थे, उसमें भी उन्होंने उसको मंच से एंडोर्स भी किया था उसके, कि किस तरह से हमने दोनों, एक लेक्चर में उन्होंने किया था, मैंने 2 अवार्ड जो लिए उसके बारे में, दूसरे में वो हिंदी का जो ट्रांसलेट किया उसके लिए थैंक्स के रूप में भी वो हर साल वेबसाइट पे भी डालते थे, वर्ड ऑफ थैंक्स के नाम से वो डालते थे। और जो भी जैसे स्पेनिश में जो ट्रांसलेट के दिया, हिंदी में ट्रांसलेट के करके दिया, उन सब का 2-3 लोगों का नाम वो हमेशा वहाँ पे डालते थे। तो इस तरह से थोड़ा एजुकेशन हुआ। और कोटा की धरती ये मेरे कर्म क्षेत्र रहा। रहने वाला मैं सीकर जिले के प्रीतमपुरी, एक छोटा सा गांव है जहाँ 2000 की पॉपुलेशन थे। जब पढ़ने जाते थे मिडिल स्कूल में, हम प्रिविलेज में से थे। हमारे पिताजी हमें बहुत, एक छोटी सी हॉस्टल थी जिस 10-15 लोग रहते थे, उसमें रखते थे। आज की हॉस्टल की तरह नहीं थी, उसमें तो लालटेन चलानी पड़ती थी, चिमनी भी साफ करनी पड़ती थी, खाना भी उस लकड़ियों पे बना करता था वो। पर उसमें उस समय सड़क भी नहीं हुआ करती थी, पैदल रेत पे जाया करते थे, और वहाँ से कॉमर्स पढ़ा करते थे, साइंस वहाँ पे हुआ नहीं करती थी। आगे जाके हमने अपने इच्छा थी, इसलिए हमने आगे जाके कॉलेज में चेंज करके, और ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। क्या बात है सर। हम सभी जानते हैं सर, आप पूरे विश्व के जाने माने मनोचिकित्सक हैं, और आपको कई अवार्ड्स आपको मिले हैं। आपने कई जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश हुए हैं, इंटरनेशनल और नेशनल में। आपकी कई बुक्स आ चुकी हैं जिसके ऊपर आपने बहुत सारा मानसिक अवसाद को लेकर के, और सारी मनुष्य के अंदर क्या दिमाग में चलता है उन सारी चीजों को लेकर बहुत कुछ आपने लिखा है, बहुत सारी बातें हुई हैं। अब सर, जब हम अपने विषय के ऊपर आते हैं तो पहला सवाल जो आता है वो यही आता है कि वास्तव में मानसिक अवसाद है क्या चीज? देखिए, मानसिक अवसाद जो है उसके बारे में जैसे एक आम बात है। अब वैसे मानसिक अवसाद एक साइकेट्रिक बीमारी, डिप्रेशन के नाम से ये बीमारियों इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में बीमारी होती है, साइकेट्रिक बीमारी होती है। एक हम आम भाषा में भी कह देते हैं डिप्रेशन हो गया, पर जहाँ हम आज बात करेंगे तो टेक्निकल अवसाद की बात करेंगे। तो अवसाद जो है सबसे कॉमन बीमारी होती है, और पर सबसे ज़्यादा मिस होती है, और ये डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, और डायग्नोसिस भी हो जाती है तो सब सही इलाज नहीं होता। मतलब ये एक आम धारणा है, तो इसलिए
या तो पता ही नहीं लगता कि बीमारी हो गई, या पता लगता है तो उसको सही जगह नहीं पहुंच पाता, सही इलाज नहीं होता। तो ये बहुत, अवसाद में क्या होता है, अवसाद है क्या, आपने पूछा ना। अवसाद एक बीमारी है जिसके अंदर आदमी को मन उदास रहने लग जाता है, मन उदास रहने लग जाता है, या काम में मन नहीं लगता। दो चीजों में एक होना, हम जब डायग्नोसिस करते हैं दो चीजों में एक होना, जा मन का उदास होना या काम में मन लगना, लगातार 15 दिन से ज्यादा, लगातार 15 दिन से ज्यादा, ऐसे नहीं कि 15 दिन से ज्यादा। और उसके साथ में दूसरे जो कुछ सिम्टम्स है उनमें 5 सिम्टम्स होने चाहिए, कम से कम 5 सिम्टम, तो हम बीमारी को डायग्नोज करें। जहाँ तक नहीं तो रोज हम देखते हैं, आपको भी होता होगा, मेरे को भी होता है, सबको होता है, जो भी इंसान पृथ्वी के अंदर, सबका मूड कभी न कभी खराब है, कभी उदास हो, कभी मूड सुबह ठीक है, शाम को उदास हो गया, फिर दूसरे दिन ठीक हो गया। तो ये मानसिक अवसाद बीमारी वाला अवसाद नहीं कहता इसको, हम कहते हैं हमारी साइकेट्रिक भाषा में नॉर्मल मूड स्विंग्स, जो हर आदमी के होते हैं। आज नॉर्मल मूड स्विंग्स होते हैं जिसमें आदमी का मूड उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो वो मानसिक बीमारी नहीं होती। मानसिक बीमारी के लिए लगातार 15 दिन तक, कम से कम 15 दिन तक लगातार मन का उदास होना या काम में मन नहीं लगना, दोनों में से एक। उसके अलावा रोज सिर दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, नींद नहीं आना, नींद खुल जाना, नींद ज़्यादा आना, भूख नहीं लगना, भूख कम लगना या ज़्यादा लगना, हाथ पैरों में दर्द होना, निराशावादी जो ख्याल है, निराशावादी पेसिमिस्टिक ख्याल का आना, हीन भावना का आ जाना, अपराध भावना का आ जाना, या रोज रोज पेट खराब होना। पेट का और अवसाद का भी बहुत सीधा संबंध है। रोज रोज पेट खराब होना, तरह हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो जाता, सोमेटिक सिम्टम्स आ जाते हैं, कभी कभी ये बीमारी लगती है, कभी ये बीमारी लगती है, ऐसे तरह 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 की बीमारी, एक आउटडोर से दूसरे आउटडोर घूमते रहना। कोई सब कह देते हैं भाई सब जांचें करा ली, कुछ नहीं हुआ। वो सेक्स की कम इच्छा नहीं होना, या आत्महत्या, निराशावादी ख्याल के साथ साथ में कई बार मरने की इच्छा। दो तरह से होती है, एक तो मरने की इच्छा होती है कि भाई भगवान उठा ले, डेथ विशेष होती है, भगवान उठा ले। दूसरी होती है आत्महत्या के ख्याल आना, ये बहुत कॉमन होता है, आत्महत्या के ख्याल आना या आत्महत्या की अटेम्प्ट करना। ये आत्महत्या के विचार इतने ज़्यादा आते हैं कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ज़्यादातर जो आत्महत्याएं होती हैं उनका कारण भी जो मानसिक 90% से ज़्यादा में मानसिक बीमारियां होती हैं, और उनमें ये अवसाद जो है, जो डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा कारण होता है। सबसे बड़ा जो किलर होता है ये होता है। और यदि आदमी ने इसको दबाने के लिए नशे का सेवन करना चालू कर दिया, जैसे कोई गोलियां या अल्कोहल से इसको दबाना चालू कर दिया, तो ये समझो करेला और नीम चढ़ा, ऐसी स्थिति हो जाती है। वो आदमी में संभावना ज़्यादा हो जाती है। मैंने कई मरीज देखे जो, कईयों को तो केवल आत्महत्या के विचार ही उस समय आते थे जब वो थोड़ा ड्रिंक कर लेते थे उदासी के साथ। तो इसलिए ये इस तरह के लक्षण हो जाना, तो ये इनमें से कोई कम से कम 4-5 लक्षण ये हों, काम में मन नहीं लगे या मन उदास रहे बराबर 15 दिन तक, तो समझना चाहिए कि इस आदमी को अवसाद हो गया और इसको अब हेल्प की ज़रूरत है। इसमें सबसे ज़रूरी है कि कई बार आदमी पहचान नहीं पाता, कई कई साल लगा देता, इधर से उधर, डॉक्टर्स भी हमारे रेफर नहीं करते, तो कई बार वो समझ भी नहीं पाते, क्योंकि साइकेट्री एजुकेशन में साइकेट्री का महत्व भी हमारे एमबीएस में बहुत कम दिया गया है। अब तो देने लग गए, पर पहले तो बहुत ही कम था। तो कई बार वो भी नहीं समझ पाते, या समझ जाते हैं तो भी रेफर नहीं हो पाता। तो इस तरह के जो अवसाद के लक्षण दिखें तो घर वालों को या जो भी नियर डियर फ्रेंड्स हैं, जिसको भी यदि समझ में आता है तो उसकी प्रोफेशनल हेल्प करनी चाहिए। पहले तो उसको इलाज के लिए तैयार करना चाहिए। ऐसे मरीज इलाज के लिए तैयार नहीं होते, तो उसको इलाज के लिए तैयार करके और किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं मनोचिकित्सक की बात जाए, यदि वो नहीं समझ पाए तो मनोचिकित्सक या साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। पर ज़रूरी है कि हम उसको तैयार करें, इलाज के लिए ले जाएं। होता क्या है, ऐसे मरीज जो होते हैं उनमें इलाज के प्रति उदासीनता हो जाती है।
वो डिप्रेस होते हैं तो टालते रहते हैं, हर काम को टालते रहते हैं, तो इलाज के लिए भी टालते रहते हैं। परहेज बताओ तो परहेज भी नहीं रखेंगे, भाई स्मोकिंग नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, नहीं करेंगे। दवाई भी समय पे नहीं लेंगे। इसलिए घर वाले यदि सुपरवाइज करके उसको गाइड करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो वो ले लेगा, दवाई भी खा लेगा, या दवाई घर वाले कुछ समय के लिए ज़्यादा बढ़िया है। यदि किसी को आत्महत्या के ख्याल आ रहे हों, किसी को मरने की इच्छा हो रही हो, आत्महत्या की टेंडेंसी हो, आत्महत्या का अटेम्प्ट कर चुका है, उसके पास तो दवाई भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दवाई रखेंगे वो भी एक हथियार हो जाता है, वो भी एक हथियार, वो ज़्यादा दवाई खा लेगा। तो इसलिए दवाई भी हम कहते हैं भाई घर वाले भी लॉक एंड की में रखें, बच्चों से मरीज से दूर रखें, और उसके बाद आप स्वयं दें। यदि जब मरीज ठीक हो जाए, खुद दवाई लेने लायक हो जाए, जब आप उसके पास रख सकते हैं, पर ज़्यादा दवाई मरीज के पास भी नहीं रखें, और उस समय घर में भी कोई ऐसी डेंजरस चीज़ें वो भी हटा दें। तो ये इस तरह के लक्षण होते हैं, वो मरीज को उसकी तरफ अग्रसर ले जाते हैं, वो इलाज भी नहीं कराता, धीरे धीरे क्रोनिक हो जाता है, और क्रोनिक होने की वजह से उसमें कई तरह के जो दूसरे शारीरिक चेंजेज हैं वो भी आ जाते हैं। तो बिल्कुल। ये तो डिप्रेशन क्या है हुँ, वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल अब और ये डॉक्टर साहब जी, जी, जी। अब डिप्रेशन की जैसे ये बात की, अब हाँ। हम कारणों की बात, आप कुछ बोल रहे थे? जी, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जो खुद डिप्रेशन में है, वो व्यक्ति तो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे मैं डिप्रेशन में या ये दिक्कत हो रही है। तो जो उसके आस-पास के लोग हैं, वो उसके कौन से कॉमन लक्षण को देख कर के पहचान लें कि इसको डिप्रेशन हो रहा है? क्योंकि वो वो नहीं सारे कहेगा कि लक्षण मेरा मैंने मन नहीं लग रहा। जी, आप देखेंगे ना, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात करी है, पर जैसे उसके ये जैसे मैंने लक्षण, मन नहीं लग रहा, ये हुँ, आप बहुत अच्छा कह रही हैं कि वैसे हमने एक स्टडी भी की थी मेडिकल आउटडोर्स के अंदर, पटियाला के अंदर, तो 40% वहाँ पे जो मेडिकल आउटडोर में पेशेंट थे, वो कभी भी आके नहीं, डिप्रेशन के मरीज थे, वो आके ये नहीं बोलते, वो दे पर हमारे हिंदुस्तान में खास तौर दे प्रेजेंट विद दिस फिजिकल सिम्टम्स, जो मैंने बताया हुँ, ना, जो हुँ, अभी इतने फिजिकल सिम्टम्स बताए कि सिर दर्द होना है, रोजमर्रा के दर्द होना है, कभी हाथ दुखना, कभी ये दुखना, कभी ये बीमारी हो गई, ये कभी ये बीमारी हो गई, ये इस तरह के जो लक्षण आते हैं, हाइपोकॉन्ड्रोसिस जिनको होता है, सोमेटिफॉर्म डिसऑर्डर्स बोलते हैं हम आजकल, सोमेटिक कंप्लेंट्स रोज रोज इस तरह की होती हैं, या काम से मन चुराने लग जाता है, काम पे समय पे जाता नहीं, सुबह टाइम पे नहीं उठता। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं ना, उनको पहचाने, ये लक्षण मैंने सारे इसीलिए बोले, इन लक्षणों को, जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उनको पहचाने, और फिर उसकी एक राय ले सकते हैं ना। आपके जी, समझ में लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप जाके राय ले सकते हैं। बिल्कुल। अब ये डिप्रेशन की जहाँ तक बात है, ये भी दो तरह का होता है। जैसे हम आमतौर पे यही समझते हैं सब लोग, डिप्रेशन जैसे एक हुआ हालात की वजह से हो गया, हुँ, किसी के कोई भी स्ट्रेस आ गया लाइफ में, चाहे वो घरेलू स्ट्रेस भी हो सकता है, वो धन वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, कॉलेज में भी हो सकता है, जो वातावरण के अंदर कोई स्ट्रेस आ गया, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई लव्ड वन की डेथ हो गई, जैसे अभी कोरोना में कितने लोगों की डेथ हो गई, बिल्कुल, बिल्कुल। कितने मिलने वालों की डेथ हो गई, उनके सुन सुन के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, या हालात जो हो रहे हैं उसमें डिप्रेशन में हाँ, जा रहे हैं। तो ये इस तरह के जो लक्षण होते हैं ना, उनको पहचाने, और ये हालात वाला जो होता है डिप्रेशन, वो केवल हम काउंसलिंग से ठीक हो सकता है, केवल उनकी साइकोथेरेपी करें, काउंसलिंग करें, समझाइश करें, ठीक हो सकता है। लेकिन पिछले जो 20 साल के अंदर सबसे बड़ा कारण जो उभर के आया, जो सबसे बड़ा कारण उभर के आया है, वो बायोकेमिकल कारण हैं, साइकोलॉजिकल कारणस होती हैं, जैसे बायोकेमिकल कारणस होते हैं, जो ब्रेन के अंदर कुछ एक साइट होती है, ब्रेन के अंदर पोस्ट रिसेप्टर साइट होती है, ब्रेन वहाँ न्यूरॉन्स के अंदर, वहाँ पे उसकी वजह से वहाँ कुछ केमिकल्स होते हैं, जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं, डोपामिन, सेरोटिन, नॉरएड्रेनालिन, जो ये इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है, तो उस आदमी सीवियर डिप्रेशन में चल जाता है, और ऐसा डिप्रेशन होता है, उसी में ही हालात जो है ज़्यादा होती है आत्महत्या करने की।
साधारण डिप्रेशन में कम होती है, और जो ये इस तरह का जो अंदर से जिसका कारण खुद के बॉडी के अंदर है, एक हालात के अलावा खुद की बॉडी में है, उस डिप्रेशन के अंदर आत्महत्या की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है, और वो उनकी जो सुसाइड होती है बहुत ही वेल प्लान सुसाइड होती है, और उस सुसाइड की वजह से यही बहुत सारी जानें चली जाती हैं। जो हम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक हेल्पलाइन हाँ, चलाते हैं, उसमें भी ऐसे केस आते हैं। वो हेल्पलाइन में भी यही देखा गया है कि वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या घर वाले पहचान ही नहीं पाते उस आदमी को डिप्रेशन हो गया, और डिप्रेशन की वजह से वो यहाँ तक पहुँच जाता जब तक भी उनको पता नहीं लगता। इसीलिए एक बार हमने, एक बार नहीं कई बार, जिला प्रशासन के यहाँ जो इनके साथ मीटिंग्स में मेरे को बुलाते हैं, वहाँ पे कई बार राय दी है कि जो फर्स्ट टच में आते हैं, फर्स्ट टच में कौन आते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो हॉस्टल में ज़्यादातर टाइम रहते हैं, वो वहाँ पे जो वॉचमैन्स हैं, मैनेजर्स हैं, वार्डन्स हैं, वो फर्स्ट टच में है, या कुकिंग वाले हैं, ये सर्व करते हैं जो खाना वाना, ये फर्स्ट टच में उन सबको ट्रेनिंग दी जाए कि जैसे आज आप ट्रेनिंग पूछ रहे हैं, ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि क्या लक्षण होते हैं, जो क्या चेंज वो उनके बिहेवियर में देखे। जैसे क्लास में जाना छोड़ दिया, एब्सेंट रह रहा है बिना मतलब क्लास से, पढ़ने में ध्यान नहीं रख रहा, किताबों में धूल जम रही है, या और कोई ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर रहा है जो सुसाइड के लिए, रस्सी वगैरह कोई, या कोई पड़ा रहता है, उठता नहीं, नींद कैसी आती है, ये सब चीज़ें यदि उनको पता होंगी, उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, तो वो ऑब्जर्व कर पाएंगे। यही होता है ना, थिंग्स माइंड डजंट नो आईज कैन नॉट सी। जो सही दिमाग को पता नहीं होता तो आंखें भी नहीं दे सकती। आपको सही पता है कि ये सामने पेन पड़ा है, दिमाग जानता है तो ही समझेगा, नहीं तो पड़ा है, कुछ पड़ा है। तो इसलिए ये जब उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो वो पिकअप करके लाएंगे। और बहुत सारे लोग, मैं तो कहता हूँ, ये जब ये लोग आजकल जो कोचिंग वाले ओनर्स वगैरह है, ये जब क्लासेस लेते थे कई बार केसेस को भेजा करते थे, फैकल्टी वाले आज भी भेज देते हैं, बहुत सारी हम्म, फैकल्टी भी। तो इसलिए उन सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है जिससे हम सुसाइड को बचा सकें। और हमने कुछ दी भी है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाले जो यूनियन है इनकी हॉस्टल्स वालों के, उन्होंने ट्रेनिंग दिलाई थी, एक दो और हॉस्टल्स वालों ने ट्रेनिंग दिलाई थी, हम उन सबको ट्रेनिंग भी दी थी, तो इससे वो कुछ पहचान पाते हैं और कुछ उसमें कमी आती है। तो ये जो है डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। और ये जो अंदर वाला जो कारण, जो केमिकल वाला जो मैंने बताया, उसमें हेरिडिटी भी रोल प्ले करती है। जो हेरिडिटी होती है, जो वांशिक, अनुवांशिक जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें होती है। जिनके परिवार में सुसाइड ज़्यादा होती है, या जिसके परिवार में सुसाइड की थी, जिस परिवार में डिप्रेशन हुआ है, उसके यहाँ ये इसकी संभावना ज़्यादा होती है। जैसे आम जो पॉपुलेशन होती है, जनरल पॉपुलेशन से, उनके अंदर बहुत उनसे संभावना ज़्यादा होती है। उनके अंदर उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होती हैं उनमें 18 से 20% चांस होते हैं इस बीमारी के होने की। और वो जो फैमिली हिस्ट्री हम जो हम लेते हैं, हेरिडिटी जो है, अक्सर डॉक्टर्स भी और लोग मिस करते हैं। हेरिडिटी की हिस्ट्री हम लोग, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, पेरेंट पिता की तरफ से ले लेते हैं, पर हेरिडिटी हाँ दोनों तरफ से आती है। तो हमेशा हेरिडिटी दोनों तरफ देखनी चाहिए, मैटरनल और पैटर्नल, माता और पिता दोनों तरफ से हेरिडिटी आती है। दोनों में है, यदि कहीं भी डिप्रेशन या सुसाइड के चांसेस होते हैं तो इनमें होने के चांसेस, संभावना बढ़ जाती है जनरल पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा। पर जो मरीज पीड़ित है वो ये नहीं समझे और कि मेरे बच्चों को सबको ही होगा। क्यों? कि ये जीन्स जो होती हैं, रिसेसिव जीन्स होती हैं। डोमिनेंट जीन होती है तो 100% चांस होते हैं, रिसेसिव जीन होती है तो उसमें ज़्यादा होते हैं पर 100% चांस नहीं होते। जैसे मैंने बताया था, 15 से 20% चांसेस ज़्यादा होती है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कौन होते हैं? माँ बाप, भाई बहन और बच्चे, इनका जो मिला के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होता है। उनको सबको मिला के उसमें 15 से 20% चांस होते हैं। तो ये जब से हमें ये पता लगे हैं, जब से ये पता लगे हैं कि ये हेरिडिटी के कारण और ये बायोलॉजिकल कारण हो जाते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जब से
इसमें इलाज में एक रिवॉल्यूशन आ गया। जब पहले पता नहीं था इसका कारण, साइकोलॉजी पे ही हम करते थे, लेकिन जब से ये केमिकल कारण पता लगा तो एक से एक बढ़िया दवाई आ गई आजकल। बहुत ही बढ़िया दवाई उनको आप देते हैं, हम महीने भर में तो आदमी अपने काम पे वापस जाने लायक हो जाता है, तो वापस सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और अपने काम पे वापस जाने लायक हो जाता है। तो ये इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब रोज़ रिसर्च हो रही है साइंस के अंदर, तो इसमें भी अच्छी से अच्छी रिसर्च हो रही है, और जिसकी वजह से ये इलाज के अंदर भी रिवॉल्यूशन आ गया। और आज आउटडोर ट्रीटमेंट, ये प्राइवेट हॉस्पिटल इसीलिए चालू हो गए। साइकेट्री भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, टेली साइकेट्री तक भी चालू हो गई है। अमेरिका में तो ज़्यादातर टेली साइकेट्री करते हैं, और लॉकडाउन के अंदर हमारे इंडिया में भी टेली साइकेट्री जो है अलाउ हो गई है। और आजकल हम टेली साइकेट्री से भी दूसरे स्टेट्स वालों को भी राय दे रहे हैं, और बहुत सारी राय इस कोरोना काल में हमने फ्री ऑफ द कॉस्ट व्हाट्सएप से, टेली साइकेट्री से उनको भी दी है। और प्रोफेशनली जो वैसे पेड सर्विसेज भी हमारी है, जो उसको जो पुराने मरीज हैं जो दूसरे स्टेट से आ नहीं पाए, दवाई नहीं ले पा रहे, वो वहाँ बैठे बैठे अपने प्रिस्क्रिप्शन अपने मोबाइल के अंदर मिल जाता है उनको, और वो उससे ले लेते हैं। तो इस तरह जो डिप्रेशन है बहुत ही कॉमन बीमारी है, पर इस हमें समझना होगा नॉर्मल मूड स्विंग्स जो आदमी के होते हैं और उनके डिप्रेशन है। फर्क यही होता है कि जो लक्षण डिप्रेशन के है, या काम में मन नहीं लगना, और दूसरे फिजिकल सिम्टम्स है, वो 15 दिन से ज़्यादा चलते हैं जब हम बीमारी कहते हैं, वरना ये नॉर्मल मूड स्विंग्स ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। रमेश शर्मा जी कह रहे हैं नाइस, दया भट्ट दया जी भी नाइस बोल रहे हैं। अनिल काला जी जो हमारे सपोर्टेड हैं, वो आपका वेलकम हाँ, कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक अब यू। जैसे हम कोटा में रहते हैं, कोटा सब जानते हैं हमारी शिक्षा नगरी कही जाती है। देश जी, के विभिन्न कोनों से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और हम लोग अगर जी, देखें तो काफ़ी सुसाइड केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो जब आपके पास कोई बच्चा अगर आता है डिप्रेशन में, तब आप उससे बात करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, तो क्या-क्या कारण आपको सामने निकल कर के आते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में जाए? सिर्फ पढ़ाई देखिए रहता पहले है तो या होम सिकनेस? जी, पहले तो मैं थोड़ा-सा सुधार कर दूँ जी, कि जो आपने कहा कि बहुत सारी सुसाइड, मतलब बहुत सारी सुसाइड जितनी स्टूडेंट्स में होती हैं यहाँ पे, उससे ज़्यादा कहीं इसको मीडिया पे उछाला जाता है। मीडिया पे मेरे इंटरनेशनल मीडिया सारे मेरे इंटरव्यू ले चुके हैं, क्या जी, जी, बीबीसी वगैरह और चाइनाज का या एनडीटीवी वगैरह, वहाँ बुला के भी इस पे मेरे से बात कर चुके हैं सारे। ईटीवी राजस्थान जितने भी चैनल्स हैं करीब करीब सभी बात कर चुके हैं इस पे। तो ये पहले जो हम परसेंटेज हम जो देखते हैं वो नेशनल एवरेज देखते हैं। जो सुसाइडल डेथ्स का नेशनल एवरेज है वो 11.4 करीब जो लास्ट आई हुई है, उसमें 11.4 जो 1 लाख के ऊपर डेथ होती है वो होती है एक साल के अंदर। इतनी डेथ्स जो होती है वो नेशनल एवरेज में होती है। तो हमारे 2 लाख स्टूडेंट्स जैसे बाहर से आए हुए हैं, 1.5 लाख स्टूडेंट, उस हिसाब से देखो तो नेशनल एवरेज। उसके अलावा भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं बाहर के जो आते हैं उन स्टेट्स में जहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे मणिपुरा है, पांडिचेरी है, त्रिपुरा है, वहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वहाँ कई स्टेट्स में 30, कर्नाटका है, केरला है, कर्नाटका है, विदर्भा है। तो यहाँ सबसे यहाँ बहुत सारी सुसाइड हुई हैं। और यहाँ का एवरेज जैसे कहीं आपने देखा हो, कहीं इसमें फार्मर्स की सुसाइड से जोड़ दिया गया, कई किससे, ये सुसाइड के कारण जो एक्चुअल है वहाँ तक गहराई तक लोग जा नहीं पाते। तो वहाँ जो सुसाइड रेट इतनी हाई, 25 से 30 पर लाख के ऊपर डेथ, जहाँ कई स्टेट्स में कईयों में 40 तक भी हैं, तो वो स्टेट के बच्चे भी हमारे यहाँ होते हैं, उन स्टेट्स वाले भी बच्चे हमारे यहाँ होते हैं। तो उनमें रेट भी संभावना ज़्यादा होती है। तो ये इसलिए ये जो फैक्टर्स हैं मैंने बताया, सुसाइड ज़्यादा जो होती हैं बच्चों में। और बच्चे जो हमारे पास आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सुसाइड 90%, मैं नहीं कह रहा, डब्ल्यूएचओ के अनुसार 90% सुसाइड जो होती हैं वो मानसिक
बीमारियों, मानसिक रोगों के कारण। डिप्रेशन उनमें किलर्स है, उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया है और दूसरी मानसिक बीमारियां हैं, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है, उस और बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो सबको मिला के उससे होती हैं। और ये मानसिक बीमारियों, खासकर स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, जो अखंडित मानसिकता बोलते हैं हिंदी में उसको, स्किज़ोफ्रेनिया को, तो ये जो इन बीमारियों को होने की उम्र 75% लोगों में फर्स्ट एपिसोड जो होता है वो 15 से 24 साल के बीच में, कहीं 28 साल भी बोल देते हैं, 15 से 24 साल के बीच में रिपोर्टेड है। फर्स्ट एपिसोड होने का, ऑनसेट, फर्स्ट टाइम लाइफ में ऑनसेट होने का, जिनको हेरिडिटी है, जिनको टेंडेंसी ऑलरेडी बचपन से चल रही है, जिनकी पर्सनैलिटी वो चल रही है बचपन से, स्किज़ोइड पर्सनैलिटी है या जो साइक्लोथर्मिक पर्सनैलिटी है, जो इस तरह से पहले से जिनको टेंडेंसी है, वहाँ स्ट्रेस की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, और ये उम्र होती है उनका, वहाँ ब्रेक डाउन वैसे भी हो जाएगा, वहाँ घर में रहेंगी तो भी हो जाएगा। तो यहाँ होते ही उसको इतनी जोर से उछाला जाता है, एक सुसाइड होते ही, अभी रोज आप देख रहे हो अखबार में कहीं 3-4 सुसाइड हो रहे हैं, 4 सुसाइड रोज अखबार में एक न्यूज मिल रही है भाई। कहीं भी वो इस तरह से नहीं उछाला जाता कि पूरा मीडिया वर्ल्ड का दौड़ के कोटा के अंदर भाग के आ जाए, या वो सही, फ्रंट लाइन हेडलाइंस छप जाती हैं प्रिंट सही, मीडिया में भी। तो ये कारण उसको ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि और एक कोटा में कोचिंग वालों को कटघरे में खड़ा करने की भी एक वो होता है। तो मैंने जो कारण आपने पूछे, स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे कारण हैं, और जी, उन कारणों को मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स के कारण आपने स्ट्रेस के और जो सुसाइड और डिप्रेशन के जो कारण, पहला कारण चालू हो जाता है यहाँ आने से पहले ही चालू हो जाता है। बच्चा 11th में आता है और माता पिता उसको जो है बिना उसकी रुचि और अभिरुचि, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड टेस्ट तो हमारे यहाँ कराते ही नहीं, बिना नहीं कर उसके कुछ अच्छी स्कूल्स होते हैं वो जरूर कराती है, रुचि अभिरुचि जाने उसको सब्जेक्ट दिला देते हैं, और उसको सब्जेक्ट दिला दिया, वो तो जाना चाहता, करना चाहता कुछ। एक लड़की आई थी, सीवियर डिप्रेशन सुसाइड टेंडेंसी में, कश्मीरी लड़की थी शायद, तो वो उसकी मदर आती थी साथ में। अब वो लड़की तो बनना चाहती पायलट, या पायलट बनना चाहते, तो उसके घर वालों को लगा पायलट की ट्रेनिंग में तो बहुत पैसा खर्च होता है, तो उन्होंने उसको, उसने कहा अच्छा तो मैं, मेरे को एयर होस्टेज बना दो। उनको लगा एयर होस्टेज तो डिग्निटी से खराब काम है, अच्छा काम नहीं है। उन्होंने ला के कोचिंग में भर्ती करा दिया। अब वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा ही। एक बच्चा है बिहार का, मैंने पूछा भाई, मैं आते ही पहले पूछता हूँ तुम क्या बनना चाहते थे, तो उसने आते ही बोला कि मैं तो भाई आईआईटी नहीं करना चाहता था, मेरे घर वालों ने भेज दिया। तुम क्या करना चाहते? मैं तो लालू जी की तरह नेता बनना चाहता था। मैंने कहा लालू जी की तरह जो नेता बन रहा है उसको आप कोचिंग में झोंक दोगे तो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जाएगा ही। जाए, तो पहला तो वही है कि हम सब्जेक्ट उसको बिना मतलब उसकी रुचि और अभिरुचि जाने हम सब्जेक्ट दिला देते हैं, तो वो एक पहला कारण। फिर उसके बाद में यहाँ आता है बच्चा, पहले तो हम उसको कभी घर में कोई काम देते ही नहीं, सब्जी लाने भी नहीं भेजते, घर के बाहर भी नहीं भेजते, और यहाँ आता है बच्चा, उसके छोड़ के चले जाते किसी हॉस्टल में या पेइंग गेस्ट बना के कहीं चले जाते हैं, सब चीज़ें उसी को खुद को मैनेज करने पड़ती। पहले बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया ही नहीं आपने, और सीधा यहाँ पे छोड़ गए उसको, अपना खाना पीना रहना स्कूल कोचिंग सभी करना। तो वो भी एक कारण है, उसके एकदम से प्रेशर पड़ जाता है। उसके बाद में जो कारण आता है कि बच्चा यहाँ तो आ गया और उसको कभी कभी वो रैंक में पिछड़ने लग जाता है, रैंक में पिछड़ने लग जाता तो उसके उसको दूसरे बैच में नीचे डाल दिया जाता था। आजकल उस पर रैंक मना हुँ, करवा दिया गया, कोचिंग के अंदर उस पर बैन लगा दिया गया। उन्हें दूसरे एक डंकी बैच तक पहुंच जाते हैं बच्चे, तो वहाँ लोग बच्चे देखने आते हैं वो कैसा बच्चा, तो स्ट्रेस में आ जाता है। फिर क्या होता है कि बच्चे को यहाँ छोड़ गए, सब चले गए, तो बच्चों को सेपरेशन एंजाइटी होती है।
बच्चे को यहाँ सेपरेशन एंजाइटी होती है, उसको लगता है घर की याद आती है, माँ को याद आती है, सबकी आती है, तो थोड़े दिन चलती है वो। मैं भी जब यहाँ से पटियाला गया था मेरे 2 बच्चों को और बीवी को यहाँ छोड़ के, और तो हम लोग यहाँ डॉक्टर वेद प्रकाश, हम दोनों साथ ही वहाँ पीजी करने गए थे, जो पैथोलॉजिस्ट है। तो हम दोनों भी ऐसे ही, सेपरेशन एंजाइटी बहुत होती थी, बहुत हम कुछ महीनों तक स्ट्रगल करते रहे थे। तो सेपरेशन एंजाइटी होती है जब अलग हो जाते हैं। कुछ बच्चे बच्चे तो सेटल हो जाते हैं, कई बार देखा कि बच्चे तो सेटल हो गया, पर उनके माँ बाप सेट, माँ खासकर वो सेटल नहीं हो पाती, पेरेंट्स सही। सेटल नहीं हो पाते। उनको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, या तो मिलने आ रहे हैं या बार बार फोन करते हैं, उनको सेटल नहीं होने देते। जैसे बच्चों को हॉस्टल में छोड़ते हैं, कुछ समय तक हाँ, वार्डन ये कहा करते हैं कि भाई आप मिलने नहीं आओ, नहीं तो बच्चा सेटल नहीं होगा। तो और उठ के उसको कितने बजे सोया बच्चे को, 4 बजे फोन दे, उठ के पढ़ बेटा, और वो पता नहीं देर रात तक पढ़ रहा है और उसको कह रहे हैं सेट, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो सेपरेशन एंजाइटी पेरेंट्स खुद में हो जाती है, वो भी एक बड़ा कारण है। फिर कुछ बच्चे में आजकल जो है, यही उम्र होती है बच्चों को, उसमें सेक्सुअल चेंजेज आते हैं, बॉडी में चेंजेज आते हैं, लड़का हो लड़की दोनों में। लड़कियों में मिनारके होता है, पीरियड्स वगैरह चालू होते हैं, लड़कों में भी इजेकुलेशन चालू होता है, कुछ मास्टरबेशन करते हैं, कुछ और करते हैं, बॉडी में चेंजेज आते हैं, मूछें आने लगती है, आवाज़ चेंज होने लगती है। तो ये इस तरह के जो चेंजेज आते हैं, उनके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर नहीं करते, लड़कियों को भी लड़कों को भी। और वो उसको जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, उसको एबनॉर्मल फिजियोलॉजी समझ जाता है। सही। कितने बच्चे आते हैं जो केवल इसलिए आते हैं कि भाई मेरे को रात में या तो रात में मेरे को सीमन निकल गया, मेरे को कमजोरी आ रही है, गिल्ट फीलिंग आ रही है, उसकी वजह से वो बीमार हो रहा है। निकलने से कुछ नहीं हो रहा, पर वो उसको नॉलेज नहीं है, ऐसे वो अपराध भावना उसमें आ रही है, उसको लग रहा है मेरी तो ताकत सारी निकल रही है। ऐसे लड़कियों में देखा मैंने, मीनार के होता है, पहली बार मदर्स प्रिपेयर नहीं करती, वहाँ पे कोई टीचिंग वाले कुछ पढ़ाते उसके बारे में। तो जब मीनार के होता, पैनिक होते हुए मैंने देखा लड़कियों को, डॉक्टर कपल की लड़की को पैनिक होते हुए देखा मैंने कि वो ब्लड देख के ऐसी पैनिक हो गई। तो ये इस तरह से उनको प्रिपेयर नहीं किया जाता, तो वो भी चेंजेज आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इससे आते हैं। एक मास्टरबेशन जो बच्चे करते हैं, उसे 99% ये शादी से पहले नॉर्मल फिनोमेना आया, पर उसे कोई करने से नुकसान नहीं हो रहा उनको, पर उसके बारे में जो गलत लिटरेचर पढ़ लेते हैं, गलत नॉलेज ले लेते हैं, अपने दोस्तों से लेंगे। वैसे कोई अपने अच्छा लिटरेचर सेक्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, अच्छी किताब कोई पढ़ता नहीं, जैसे कोई किन्सी, मास्टर जोन्स वगैरह की कोई किताब नहीं पढ़ता है। तो इस तरह की जब किताबें पढ़ लेते हैं, तो वो हेल्पलाइन में भी इस तरह की कॉल्स बहुत आती थी, जो इस तरह से मैं तो इतने दिन से कर रहा हूँ, मास्टरबेशन कर रहा हूँ, इससे मेरे को कमजोरी आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, मेरे को दोस्त ने आदत लगा दी। अभी भी मेरे एक मरीज को भी कल परसों ही मैंने डिस्चार्ज किया था, वो स्टूडेंट ही है, अभी अभी वापस आ गया। वो सुसाइडल टेंडेंसी सीवियर है उसमें, और साइकोटिक सिम्टम्स भी अभी आ गए। अभी तक पहले वो इसीलिए था, उससे कारण यही निकला था, किसी ने, दोस्तों ने मेरे को मास्टरबेशन की आदत डाल दी, और अब मेरे को गिल्ट फीलिंग आ रही है कि मैंने ये क्यों सीखी, उन दोस्तों से टच में क्यों आया। वो अरे मैंने उनको समझाने की कोशिश की, इससे कुछ नहीं, तो इस तरह सोचने से नुकसान हो रहा है तुम्हारा, जो तुम अपराध भावना हो, तो इस तरह का एजुकेशन नहीं होता, उसकी वजह से भी उनको इस तरह का हो जाता है। फिर पढ़ाई का स्ट्रेस तो होता ही है यहाँ पे। और अब एक सबसे बड़ा कारण कुछ सालों से उभर के आया, ये स्मार्टफोन। सही बात। स्मार्टफोन जो है, इसमें जो स्मार्टफोन के अंदर वो जो देखते हैं, आज पेन पिक्चर्स वगैरह देखेंगे, फिर उसमें क्लास में जाने बैक लगता है, क्लास छूट जाती है, नींद नहीं खुलती, या पढ़ाई में बैक लगता है, और फिर वो डिप्रेशन में आते हैं, और कि वो पिकअप नहीं कर पाते कुछ, वो उसके आदत पड़ती है, वो रात रात भर वो उसको देखते हैं, उसमें गलत साइड्स पे जाते हैं। एक मदर और सिस्टर तो अपने भाई, सिस्टर भी कोचिंग कर रही थी और लड़का भी कर रहा था, दोनों इसलिए लेके आ गई मेरे पास वहाँ हॉस्पिटल में कि इसको आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गया। ये जो इंटरनेट एडिक्शन होता है, ये भी एक बीमारी, मानसिक बीमारी होती है। तो वो ऐसी पिक्चर देखने की आदत पड़ गई है, सारा दिन ये देखता रहता। उससे बात की मैंने, वो वो कहने लगा साहब मैं देखता हूँ, पर जब तक देखता हूँ
10 एक्साइटमेंट होता है, मास्टरबेशन करता हूँ, फिर बस 10 मिनट के लिए देखता हूँ, मैं इसीलिए देखता हूँ। तो इस तरह की भी बच्चों में बहुत आ रही है। बीच में जो पुलिस वालों ने स्टेटमेंट भी इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा था कि जब सिग्नल पूरे नहीं आते थे, टावर के नीचे रात को बच्चे खड़े हो जाते थे और इसको हम्म। वहां से सिग्नल ले लेके देखा करते थे। तो ये एक बार हेंगर साहब ने स्टेटमेंट भी उनका छपा था इंडियन एक्सप्रेस में। मैं बड़ौदा से आ रहा था तो एक बड़ौदा के उसमें पढ़ा था मैंने एडिशन में। तो ये इस तरह के भी जो है वो कारण आते हैं। फिर दूसरा जो जैसे मैंने बताया, ये उम्र होती है इन बीमारियों के आने की, तो वो बीमारियों को ये 75 बच्चों इतने परसेंट इतने बच्चे हैं, तो वो 10% बच्चों को तो इस तरह की बीमारियां भी आएंगी ना। तो इस तरह के बच्चे आएंगी तो वो सारे बच्चे यहाँ हैं तो वो फोकस होते हैं कि ये बीमारियां होती है। तो ये इस तरह जो बच्चे घर पे रहते हैं उसमें भी होती है। हम लोगों ने एक मेरे यहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उससे थीसिस भी कराया था, साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी जो है कोचिंग वर्सेज नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स में। तो नॉन कोचिंग वालों में डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा आया था, लेकिन ये कोचिंग वालों में डिप्रेशन ज़्यादा आया था। नॉन कोचिंग वालों में एंजाइटी बहुत आई थी। वो इसलिए कि एंजाइटी इसलिए आई थी, वो उनको कोई गाइडलाइंस नहीं मिल रही थी जो कि भाई किस तरह से सही पढ़ने की, और ये सब गाइडलाइंस नहीं मिलती थी। थोड़ी सी एंजाइटी उसमें ज़्यादा थी, डिप्रेशन इन लोगों में ज़्यादा था। जो कोचिंग वाले बच्चे हैं इनमें डिप्रेशन ज़्यादा था। तो ये बहुत सारे और यही कारण होते हैं जो उभर के आते हैं। जो इन बच्चों में भी वो बायोलॉजिकल कारण और हेरिडिटिकल कारण वो सब लागू होंगे ही। वो तो ये बिल्कुल। उम्र होती है इन बीमारी के होने की, स्टार्ट होने की। और ये जो इतना कोचिंग का स्ट्रेस जो होता है उसमें, पहले तो अब तो कंपलसरी इनके लिए वीकेंड रेस्ट भी करा दिया, एक हम्म। वीक में एक ऑफ भी करा दिया। पहले ये भी नहीं हुआ करता था, तो ये भी एक जो एक्स्ट्रा बर्डन होता था वो भी अब किस तरह की लेजर एक्टिविटी नहीं होती थी। अब कोचिंग में भी लेजर एक्टिविटी भी इंक्लूड हो गई है, ये भी हो गई है। वहाँ के काउंसलर भी होंगे, मेंटर भी हो गए, वहाँ साइकोलॉजिस्ट भी रखे हुए हैं। हालांकि वो उनका लेवल उतना नहीं है, क्योंकि कलक साहब ने एक बार मेरे से पूछा रेशियो क्या हम्म। होता है, रेशियो कितना होना चाहिए। तो मैंने कहा रेशियो होगा कहाँ से, रेशियो मिलेंगे ही नहीं, हमें ही नहीं मिलते। इन्होंने ज़्यादा सैलरी दी तो हमारे छोड़ छोड़ के उधर चले गए। साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट है ही नहीं इतने क्वालिफाइड यहाँ सही पे। पहले कोई करता ही नहीं था, अब जाने लगे हैं तो थोड़ी थोड़ी अब मिलने लगे हैं, नहीं तो है ही नहीं। तो ये कोचिंग वालों में ये मोटे मोटे कारण जो मैंने एनालिसिस दिए हैं वो है। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो कोचिंग वाली बात आई, लेकिन अभी हम सभी जानते हैं कि 1.5 साल से जो कोरोना का समय चल रहा है, कि कोरोना के जी कारण भी पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं। जो गतिविधियां हुई हैं, लोगों ने अपनों को खो दिया है, कई परिजन छोड़कर, बच्चे अनाथ हो चुके हैं, कईयों के बेटे चले गए हैं। तो जो ये सारी सिचुएशंस हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार रही है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। तो कोरोना के बाद जो आपके पास पेशेंट आए हैं, जो डिप्रेशन के पेशेंट आए, तो उसमें सबसे ज्यादा मूल कारण आपको क्या लगा कि इस वजह से डिप्रेशन में लोग। कोरोना के कारण जो पेशेंट हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि फर्स्ट वेव में तो जैसे लॉकडाउन एकदम से हो गया था, और उसके बाद में जो एकदम से इनसिक्योरिटी लोगों को आ गया, खाना पीने मिलेगा कि नहीं, दवाई मिलेगी कि नहीं, और लोग किसी से मिल आदत भी नहीं थी अकेले में रहने की। किसी को क्वारंटाइन कर दिया, पड़ोस में भी कोई कोरोना का पेशेंट आ गया तो पैनिक हो गए कि कहीं हमारे को तो नहीं आ जाएगा। तो फियर ऑफ, एक तो चीज़ें नहीं मिलने का डर था कि हमें जो हमारे खाद्य सामग्री वगैरह चीज़ें हैं ये मिलेंगी कि नहीं, बाहर जा नहीं सकते, दोस्तों से मिल नहीं सकते, आदत नहीं थी। साधन भी हमने घर में पहले ऐसे जुटाए नहीं थे। धीरे धीरे हम सीख गए कि कैसे अकेले में समय कैसे परिवार के साथ बिताया जा सकता है। परिवार के साथ लॉकडाउन में रहने का समय मिला है तो कैसे उसे आनंद से लिया जा सकता है, उसका स्पेशल एडवांटेज उठाया जा सकता है। तो ये एक इनसिक्योरिटी इस तरह की थी, बीमारी के होने की इनसिक्योरिटी थी। लोगों को लोग अपने खास मिलने वाले बीमार हो गए, लेकिन हम उनको मिलने जा नहीं सकते, हाल नहीं पूछ सकते। खास दोस्त भी हो गया, खास रिश्तेदार भी हो गया, इवन घर वाले भी पहले तो अलाउ नहीं थे, कोई अलाउ नहीं रहता था। सेकंड फेज में फिर भी अलाउ हो गया, एक आदमी हो जाता। पहली फेज में तो क्या हो रहा है ये भी पता नहीं।
जो हमारे डॉक्टर्स भी बीमार हो जाते, मैं सुबह रोज़ उनको फ़ोन से ही कॉल करता था, फ़ोन से ही उनको पूछने की कोशिश करता था, तो जिनको भी संपर्क हो पाता था। कई बार कोई साथ नहीं होता तो वो टेलीफ़ोन भी नहीं उठा पाते, तो चिंता हो जाती थी, क्यों नहीं उठा पा रहे? तो इस तरह की जो लोगों को उस समय ब्लाइंड चल रहा था, तो उसकी उस समय ज़्यादा चिंता। एक डॉक्टरों में भी कि ट्रीटमेंट इस तरह का पड़ा नहीं, ऐसे ट्रीटमेंट में नए-नए किसी को शोध नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना है, सीखना है, ये एक जानकारी लेना और फिर अपने घर नहीं जाना, घर वालों की चिंता, घर वालों का क्या हो रहा होगा। हमारे जी, हेल्थ वर्कर्स भी काफ़ी सफ़र किए हैं, उनको बहुत भी हेल्थ वर्कर्स की डेथ भी हो गई है और उसके अलावा जो है उनके घर पे क्या हो रहा है, बच्चे की मतलब बर्थडे आ रही है, खुद की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, उस पे भी नहीं जा पा रहे। तो ये इस तरह की जो सिचुएशन हुई उसकी वजह से फिर उसके बाद में जो है, अभी मैं तो ये नोट किया कि सेकंड वेव के बाद में इस तरह के जो आप पूछ रहे हैं, सेकंड वेव के बाद में कुछ कैस क्या कारण, अभी हमने हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हुई थी भुवनेश्वर में, उसको मैं चेयर कर रहा था, वहाँ मैंने शेयर किया तो सबने एग्री किया कि हम इसको सब अपने डाटा इकट्ठे करके कारण निकालने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड वेव के बाद में मैंने देखा क्या केमिकल ब्रेन में चेंजेज आए, क्या है कि जो मरीज है, मरीज खुद ही घर वालों के तो वो जो मिलने वाले हैं उनके तो कारण समझ में आता है, भाई घर में बीमार हो गया वो, तो वो लोग जो है उनके अंदर आईसीयू से ही चेंजेज आ गए, या तो मरीज था उसको रिलैप्स हो गया, या नए मरीज वही जो यंग लोग जो है वो आईसीयू से छुट्टी होकर सीधे हमारे पास, इवन एक दो तो आईसीयू से ही आ गई, सब हम वहाँ से यहाँ ले आते हैं। मैंने भाई क्यों ले आते हो वहाँ से, हम भी इन्फेक्शन के लिए हम यहाँ रख नहीं सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते। तो इस तरह की सिचुएशन आई कि लोग वहाँ से छुट्टी करा होते ही सीधे इलाज के लिए यहाँ गए, और कई बार हमने उनके रिपोर्ट करा के नेगेटिव हो चुके हैं और उनको रखा भी है, उनका इलाज भी कराया, और कईयों में साइकोटिक सिम्टम्स थे, कईयों में डिप्रेशन था, और इस तरह के केसेस ज़्यादा देखने को सेकंड वेव में ज़्यादा मिले, फर्स्ट वेव में कम मिले थे। दूसरा जो है, कुछ लोग बहुत जो लोग हैं उनको ये ऐसा जैसे किसी के जान पहचान वाली क्लोज जिसे साइकिक उसका साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ज़्यादा था, वो ऐसे रिलेटिव या फ्रेंड की जिनकी डेथ हो गई, वो लोग, और खास जैसे मेरे कुछ मरीज है, जैसे मैंने अभी बता रहा था कल भी आपको, तो उज्जैन में है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो डेफिनेटली उसको रिलैप्स होना ही था, एक के लड़के की डेथ हो गई। तो ये इस तरह जो बिल्कुल ही फैमिली मेंबर्स की डेथ ही हो गई, या कुछ परिवार हैं जिनमें 3-3 4-4 5-5 लोग चले गए, ऐसे मरीज लोग परिवार भी मैं जानता हूँ जिनमें 5-5 लोग चले गए। तो उन लोगों में स्वाभाविक है कि इस तरह के जो है सिम्टम्स आए। कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि इसलिए भी कि वो हमारे संस्कार तो है कि भाई कोई डेथ हो गई तो वहाँ जाना है, फ्यूनरल में भी जाना है, तीये की बैठक में भी जाना है, या कहीं 12 दिन में कभी हाजिरी लगानी है, उसके संस्कार भी होने। कुछ उनके संस्कार नहीं कर पाए, अपने हाथ भी नहीं लगा पाए। आज भी जैसे सही, पढ़ा होगा अखबार में कि कितने लोगों की अस्थियां वो हाँ, राजा राम जी लेके गए हैं हरिद्वार के अंदर, भिजवाई है हरिद्वार में उनकी, से जो खुद बीन भी नहीं पाए लोग, अस्थियों को बीन तक भी नहीं पाए। ऐसे लोगों में भी गिल्ट फीलिंग कहीं नहीं कि उनको कोस रही है, वो ऐसे लोग भी डिप्रेशन में गए हैं जिनको वो अपने नहीं कर पाए, नहीं लोगों के पास जा पाए। तो इससे घड़ी ऐसी घड़ी थी जिसमें अपने लोग अपनों का ध्यान नहीं कर पाए, वो भी दूर भाग गए, और उनको एक अपराध भावना उनके अंदर आई। और जो ऐसे में भी क्या होता है, स्ट्रेस के अंदर भी जिनको ऑलरेडी टेंडेंसी होती है, पहले ही अंदर से टेंडेंसी होती है, या पहले से ही ऐसी हो चुका होता, वो लोग ज़्यादा रिलैप्स हुए हैं। और रिलैप्स तो इस बीमारी में इसलिए भी हुए हैं लोग बाग, जो ऑलरेडी मरीज थे वो भी बहुत रिलैप्स हुए हैं, जो 7-7 साल से 8-8 साल से 12-12 साल से जिन्होंने कभी इलाज नहीं लिया था, बिना इलाज के चल रहे, वो भी रिलैप्स हो के आए। लेकिन क्योंकि कई तो अपने आप दवाई खा रहे थे, उनको दवाइयाँ नहीं मिली, उसके अलावा कई को कंसल्टेशन नहीं हो पाया, कईयों को अब जैसे हमने टेलीसाइकेट्री से लोगों को पर्चे पहुंचाए, उनके मोबाइल में भी पहुंचाए, उनके व्हाट्सएप में भी पहुंचाए,
पर वहाँ पे हमारे क्या होता है, हर जगह तो साइकेट्रिक फैसिलिटी है नहीं, बहुत कम जगह है हिंदुस्तान के अंदर। अब वहाँ के केमिस्ट भी वो दवाइयाँ क्यों रखेंगे? वहाँ के केमिस्टों को जेनेरिक नेम बता दिए, जेनेरिक नेम तक भी वहाँ उपलब्ध नहीं हो। तो फिर उनको यही कहा गया, भाई कोई आने जाने वाले अखबार की गाड़ी आती है, उसको पर्ची दो, उससे मंगवा लो। या कुछ लोगों को, जैसे भीलवाड़ा कलेक्टर थे, उन्होंने कुछ लोगों को पर्ची दे दो मेरे को, और उनको पर्ची ले ली उन्होंने मेरे मरीजों की, उन्होंने उनसे दवाइयाँ मंगवा के उन्होंने खुद अरेंज करवा के दी उनको दवाइयाँ। ये बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन उन्होंने दिखा लिया, और वहाँ के कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन कई जगह लोगों ने उनको अलाउ किया, दवाई मंगा के दी, कुछ ने पर्ची के साथ अलाउ भी किया। तो इसके लिए वो दवाएं नहीं मिलना भी एक जिम्मेदारी है, कंसल्टेशन नहीं होना। तो जो ऑलरेडी मरीज थे वो उसमें चले गए, और ऑलरेडी मरीज कुछ इसलिए कि उनका जो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, इसलिए भी वो उसकी वजह से भी रिलैप्स हो गए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो हम बड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जब हम बात करें तो कोरोना के समय में सारी एजुकेशन जो है, हमारा सिस्टम बिल्कुल ही बैक फुट पर आ चुका है इस समय। और दूसरी बात, जो हाँ, बच्चे हैं वो ऑनलाइन सबको पढ़ाई कराई जा रही है कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ें। कहाँ एक समय हम ये कहते थे कि बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, कि बच्चों से मोबाइल हाँ, दूर रखा जाए। अब मोबाइल बहुत जरूरी हो गया बच्चों के लिए, और बच्चे घर में कैद होकर के रह गए हैं। तो क्या इसका असर भी बच्चों के मानसिक जो स्तर है उस पर पड़ रहा है? बिल्कुल और पड़ किस रहा तरह है के इसका। केसेस आपने देखे हैं अभी तक? आ, बच्चों के मानसिक स्तर पे भी पड़ रहा है। कि सबसे पहले तो, जैसे पहले हम बच्चों को कहते थे कि भाई मोबाइल ज़्यादा देर में नहीं देखना है। कुछ पेरेंट्स कहते थे कि भाई 9 बजे 10 बजे हमें जमा करा दो मोबाइल, या हम्म। पासवर्ड उसमें डाल देते थे, वो खोलते थे जब खोलते थे। लेकिन इसके कारण जो अभी कोचिंग ऑनलाइन हो रही है, पढ़ाई सारी ऑनलाइन हो रही है, स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो उसकी वजह से वो फ्री हो गए, और वो रात रात भर क्या देखते हैं, वो उसके इंटरनेट एडिक्शन उनको होने जा रहा है। जैसे मैंने बताया था, इंटरनेट एडिक्शन होने के बाद में भी ठीक करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये भी मानसिक बीमारी होती है। कुछ इस तरह की गलत आदतें उनमें पड़ रही हैं, गलत पिक्चर्स वो देखें, उम्र होती ही है बैठने की, अच्छी चीज़ कम सीख पाते हैं, इस समय बैठने की उम्र होती है। तो इस समय उनको फ्री हैंड मिला है, तो कुछ पेन, मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दें, छोटे छोटे बच्चे, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे, उनको भी इस तरह की एडिक्शन हो गया, इस तरह की गलत पिक्चरें उन्होंने देख ली, जिसकी वजह से वो पैनिक हो गए, साइकोटिक हो गए, कुछ को डिप्रेशन हो गया, कुछ इतने पैनिक हो गए कि इस तरह की पिक्चर दूसरी क्लास का बच्चा देख लेगा, तो वो माँ बाप से भी पूछ रहा है, आप भी ऐसे कर रहे हो, ये अश्लील पिक्चर देख के आप भी ऐसे करते हो क्या? कहीं जाने नहीं देता, माँ बाप को अकेले नहीं छोड़ता। तो इस तरह के जो सिम्टम्स आए हैं, तो लोग माँ बाप भी उनको इलाज के लिए लेके आए। तो और मैंने पूछा कि भी भाई तुमने तुमने छोड़ दिया होगा, जैसे कि ये खुला छोड़ दिया होगा तुमने देख के साइट को, इसलिए बच्चे ने खोल लिया, नहीं तो बच्चा कैसे नहीं खोलेगा। लेकिन उस बच्चे ने से मैंने पूछा, तो उसने खुद करके बता कि ऐसे मैंने मनोरंजन डाला, मनोरंजन डाला तो ये पिक्चर आई, तो मैंने देखा मनोरंजन डालती सच में इस तरह से पिक्चर आ जाती है। तो इस तरह के उनके जो बच्चे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से सीख जाते हैं, और उनको गलत आदत पड़ जाती है। एक तो ये हुआ। दूसरा, बच्चों में जो ऑनलाइन, बहुत सारे बच्चों के लिए सुविधा नहीं हो पा रही, बहुत सारे के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, नेट नहीं है तो भी बराबर नहीं आ रहा। उन बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है कि वो पिछड़ रहे हैं, और लोग बच्चों से पिछड़ रहे हैं। इसलिए दूस कुछ बच्चों को जो है ऑनलाइन मिल भी गया, लेकिन उसको वो ठीक से, अब जो वन टू वन, जो उनको जो समझाइश होती है, वन टू वन जिस तरह से अटेंशन होके और वो पिकअप करते थे, वो उसमें नहीं हो पाया। हालांकि नहीं होने से तो ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, पर ऑनलाइन पढ़ाई के भी अपने डिसएडवांटेज। बहुत सारे बच्चे जो है इसको करते हैं, तो पोस्चर बराबर नहीं होता, बैठे बैठे टेबल पे या कुर्सी पे बैठ के पूरे पोस्चर में ये नहीं, ज़्यादा समय तक यदि हम एब्नॉर्मल पोस्चर में देखें, तो हमें बहुत सारी फिजिकल बीमारी हैं, उसको सिंड्रोम्स बोलते हैं, जो कंधे में दर्द होने लग जाता है, पीछे सिर में दर्द होने लग जाता है, और मसल्स उसी तरह एडिक्ट हो जाते हैं। इस तरह से एब्नॉर्मल पोस्चर के आदि होता है ना, कईयों को तो फिर
आगे जाके बड़ी सारी प्रॉब्लम भी इसमें आ जाती है। तो अब नॉर्मल पोस्चर में बच्चे देखते हैं वो है, उसके बाद बच्चे अकेले रहे हैं, टाइम पास नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, बच्चों की कुछ सही बात है। गेम्स नहीं हो रही, स्पोर्ट्स नहीं हो रहे। और स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा तो जो तरीका है वो स्पोर्ट्स है या फिजिकल एक्टिविटी है, ये योगा है, स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स सबसे बड़ा है जिसकी वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, और वो ही नहीं हो पा रहा। और आजकल तो वैसे ही स्कूलों कोचिंग वगैरह में न फील्ड है न कुछ है, और जहाँ है वहाँ भी यूटिलाइज नहीं होती। आजकल सारा स्ट्रेस किताबों पे और उस पे ही रहता है, तो उन बच्चों को वैसे भी समय नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा यदि उनको फिजिकल एक्टिविटी मिले और टाइम पास करने के दूसरे तरीके भी घर वाले जो कोऑपरेट कर रहे हैं, कुछ जगह तो ठीक है, लेकिन सारी कुछ जगह पेरेंट्स एक से नहीं होते ना, और कुछ पेरेंट्स तो डांटते ही रहते हैं। उनकी अपेक्षा यही हो रही है कि ज़्यादा ज़्यादा फर्स्ट, ज़्यादातर पेरेंट्स की ये जो एक कारण मैं बताने में भूल गया था स्टूडेंट्स में, एक कारण मैंने और जो देखा था, हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट्स। ये सही बात। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। मैं एक कैंप करने रोटरी क्लब श्री माधोपुर सीकर से आगे एक छोटा सा एक कस्बा है, वहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ पे मेरे को, मैं साइकोलॉजिस्ट और एक पूरी टीम लेके वहाँ पे गए थे। वहाँ पे एक मदर आई, जैसे यहाँ रोज एग्जाम्पल मेरे को देखने पड़ते हैं, तो मैं जो मेरे को दिमाग में फिट हो गया ना वो बता रहा हूँ कि वहाँ एक मदर आई, उसको यहाँ ऐसी मदर्स आए दिन आती रहती हैं। तो मदर आई कि ये बच्चा को कुछ पढ़ाई याद नहीं रहता, पढ़ाई की कुछ दवाई दो। मैं बैठा लिया, मैंने कहा ये बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? उसने क्लास बताई। अभी तो एग्जाम का टाइम था, रिजल्ट आ गया होगा, मई का महीना था, मैंने कहा आखा तीज के आसपास था वो। तो मैंने, उसने कहा हाँ आ गया। कौन सी डिवीजन पास हुआ? फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। तो मैंने कहा, फिर उसके बाद मैंने रैंक कौन सी आई? उसने कहा थर्ड रैंक। अब मैंने कहा अरे बच्चा, सेकंड रैंक आई है। तो मैंने कहा क्लास में बच्चे कितने थे? 60 बच्चे। तो 60 बच्चों में सेकंड रैंक आई है। उसकी मदर कह रही है कि इसको कमजोरी पढ़ाई में कुछ दो, मतलब फर्स्ट रैंक तो एक ही बच्चा आएगा 60 बच्चों में से, या सही बात 200 है, बच्चों मतलब में जितने भी सेकंड है। एक ही आएगा। तो उसको मैंने, मदर को समझाया, काफ़ी देर समझाया। मैंने कहा भाई आपको ज़रूरत है इलाज की, काउंसलिंग की, इनको ज़रूरत नहीं, बच्चे को ज़रूरत नहीं। बच्चे को आप डिमोटिवेट नहीं करें, लेकिन फिर भी आधे घंटे की काउंसलिंग के बाद में उठते बोले कुछ तो दे इसको। फिर उसको एक टोने की शीशी पकड़ानी पड़ी। तो इस तरह के बहुत सारे केस आते हैं। यहाँ कोचिंग में खासकर माताएं इतनी हाई एक्सपेक्टेशन लेके आती हैं कि एक जो 2 बच्चे मेरे पास आए, बठिंडा के थे, उन्होंने, कुछ बच्चे मेरे दिमाग पे छाप छोड़ जाते हैं, मैं उनकी बता, 2 बच्चे सितंबर के महीने में आ गए। मैंने कहा भाई बोलो क्या बात है? तो कहने हम सुसाइड करने जा रहे हैं। मैंने क्यों जा रहे हो तुम सुसाइड करने? कि सितंबर का महीना, कि हमारे पेरेंट्स ने कह दिया है कि मेरे फादर ने कह दिया, एक के फादर ने कहा, दूसरा उसके साथ लग गया कि आईआईटी में एडमिशन नहीं हो तो घर नहीं आना। तो इसलिए मैंने कहा अभी तो सितंबर का महीना, आप पूरा पढ़ा, पूरी कोशिश करो, क्यों नहीं होगा? और नहीं होगा हाँ। तो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी ने एलएलबी किया था, वकालत आईआईटी करना चाहते थे। वो पेरेंट जो आईआईटी या डॉक्टरी करना चाहते हैं वो खुद नहीं जा पाते, तो वो बच्चों में अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं ना, तो वो सही बात। उसको बोलते हैं, वो आईआईटी में वो नहीं जा पाया तो एलएलबी कर ली। एलएलबी में वकालत नहीं चाहिए तो हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी थी उसके पास। तो वो, हम्म। और वो उसको बच्चे को कह रहा है आईआईटी में नहीं गए। तो ऐसे पे जो पेरेंट्स होते हैं पहले से, तो वो बच्चा सुसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, इस तरह का। तो उनको बच्चों को समझाया और वो क्लिक करके आराम से चले गए यहाँ से, और पास होके भी चले गए। और कई बार ऐसा भी होता है, एक लड़की जो आई, उसने फ़ोन किया, आई नहीं, वो शीशी तोड़ रखी थी और अपने नस काटने की तैयारी कर रही थी। उससे पहले दूसरे साइकेट्रिस्ट को दिखा के आई थी, और उसने जो गोली थी एक साथ खा ली थी एक दिन, और उससे कुछ नहीं हुआ तो नस काटने की तैयारी कर रही थी। बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल के पास जवाहर में थी, और एक एजुकेशनिस्ट के घर पे ही वो पेइंग गेस्ट थी। तो वो उसको हमारे काउंसलर, फीमेल काउंसलर गई, उसको घर वहाँ लेके आई काउंसलिंग के, और फिर मेरे पास लेके आई। तो मैंने उससे पूछा
तो उसने जो धीरे-धीरे राज खोले, उसके फादर ने उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ बिहार की लड़की थी, तो नशे की हालत में अल्कोहल में कर लिया और वो ब्लैकआउट हो गया, उसको कुछ याद, फादर को कुछ पता ही नहीं। उससे पहले एक कज़न वहाँ पे पढ़ाई के लिए रहता है, उसने सेक्सुअल अब्यूज़ किया होगा। अब वो वहाँ से प्रॉब्लम लेके आते हैं यहाँ कुछ, फिर वो तो कोचिंग के ही नाम लगता है ना, तो फिर उसको पेरेंट्स को फ़ोन किया तो उसकी बुआ जो है अलवर में बैंक मैनेजर थे उसके फूफा जी, तो बुआ आई उसको लेके गई, फिर उसका इलाज किया और कई दिन तक इलाज उसका चला। जब ठीक हुई वो काउंसलिंग भी की, दवाइयाँ भी दी, जब जाके वो, तो इस तरह के केस भी जो होते हैं वो पुरानी जो प्रॉब्लम्स लेके यहाँ आते हैं, वो भी कोचिंग के नाम चढ़ जाती है। तो ये बहुत सारी गहराई में जाने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। तो राइट, ये उस, हाँ, तो बच्चों जो है, बच्चों को जो अभी कोविड के अंदर जो उनको खास ध्यान रख रहे, इंडोर गेम्स वगैरह हम खिलाते रहे, उनसे कोचिंग मतलब जैसे योगा कर सकते हैं, घर पे एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो पेरेंट्स इसका ध्यान रखें, खुद भी करें और उनको भी कराएं। और जिनके छत वगैरह अच्छी है या गार्डन है उसमें घूमें, यदि गार्डन का टेरेस गार्डन वगैरह में लगाएं। गार्डनिंग, म्यूजिक सुनने से, इनसे सबसे स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। ये जो इस तरह की एक्टिविटी है, अच्छा म्यूजिक सुने, गार्डन करें, जो इंडोर गेम्स है, लूडो है, जो बचपन में खेला करते हैं, उन बचपन की यादें ताज़ा करें। स्नेक्स, वो श्रेक्स, सीढ़ी क्या बोलते हैं, सांप सीढ़ी, सीढ़ी, वो हाँ, है। ऐसे इंडोर गेम्स जो भी खेलते रहे वो खेलें, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी लिटरेचर पढ़ें, पॉजिटिव। आजकल तो बहुत सारी लिटरेचर गूगल पे भी मिल जाए, गूगल पे अच्छी चीज़ भी पढ़ें। जो दूसरी हाँ, गंदी चीज़ें पढ़ते हैं उसकी जगह अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छा नॉलेज बढ़ाएं अपना। पेपर आता है, पेपर को पढ़ें, पेपर को भी नहीं पढ़ते लोग, बच्चे लोगों में आजकल सही, वो भी आदत छूटती जा रही है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को करनी चाहिए और उसके बच्चों के भी वो जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो नहीं बचेगा। तो मोबाइल का सही यूज करें, उसके लिए ये फिजिकल एक्टिविटी करें। दूसरा, जो सही पोस्चर में पढ़ाई करें, अपने पोस्चर का स्पेशल ध्यान रखें कि आगे जाके परेशानी नहीं हो। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग बनाएं। जैसे मैं सब जगह यही कहता हूँ, आकाशवाणी में भी बोला था कि हर अंधेरी रात के बाद में सुनहरी सुबह होती है और अमावस्या की रात थोड़ी ज़्यादा काली गहरी होती है। तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। बहुत महामारियाँ आई, हर महामारी से हम बाहर निकले हैं और इससे भी बाहर निकल रहे हैं और निकलेंगे, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग बनाएं और उसके साथ हम आगे बढ़ते जाएं। जो पॉजिटिव, अच्छा, बच्चों को भी कहूँगा, बड़ों को भी कहूँगा, जो स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है कि वो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आजकल इतनी सारी इंफॉर्मेशन होता है, आदमी कंफ्यूजन में चला जाता है करेक्ट, और क्या पिकअप करे क्या नहीं करे। तो जो WHO द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा जो सही गाइडलाइंस और हमारे जो अधिकारियों द्वारा सही गाइडलाइंस सही जगह से आ रही है, उसको फॉलो करें, कंफ्यूजन में नहीं जाए, उसको फॉलो करें। सही चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम बिना मतलब पैनिक नहीं होंगे। कई बार मैंने देखा घर में भी कई बार पैनिक हो जाते हैं लोग, जो व्हाट्सएप मीडिया पे ये आ गया। मैंने जब पहला केस जो पास निकला था, नेगेटिव निकला था, जो बसंत विहार का एक जो गुप्ता जी थे उनका जो केस था, हाँ, उस रोज क्या व्हाट्सएप मीडिया पे चला, क्या उनकी जिसके पास जो फोटो थी वो फोटो भी डाल दी और इस सही, तरह से जो चला, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन का, तो बिल्कुल लोग इतने पैनिक हो गए वहाँ पे। और इसी तरह पैनिक नहीं होना है, पैनिक होके अपना नुकसान भी करेंगे, दूसरों का नुकसान भी करेंगे। हमें सही जानकारी लेके पॉजिटिव थिंकिंग रखते आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम सही रास्ता अपनाएंगे और इस लड़ाई से लड़ते हुए बाहर निकल जाएंगे। हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोविड, अभी वैक्सीन आ गया, पहले वैक्सीन से नहीं घबराना है, बच्चों के लिए आ जाएगा, 18 साल से ऊपर तक के लिए आ चुका है। सबको वैक्सीन लगाना चाहिए, वैक्सीन से ही हम इसको जीत पाएंगे। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अभी हमें लगाना है, वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना है। मैंने मेरा सेकेंड डोज फरवरी में पूरा होगा, 24 फरवरी को सेकेंड डोज लग गया था, लेकिन आज भी मैं डबल मास्क लगाता हूँ, आप खुद देख चुकी हैं। डबल बिल्कुल, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, हाथ बार बार धोना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। इसके साथ हम रहेंगे तो इस महामारी से भी हम जरूर निजात पा सकेंगे, इसको लड़ के जीत सकेंगे। और जहाँ तक हो सके
लोगों की सेवा करें। बीच में मैंने देखा था कि हमारी कॉलोनी में भी एक दो के यहाँ वो पहले शुरू में वो नोटिस लगा के जाते थे, चिपका के जाते थे प्रशासन वाले। वो चिपकाया तो सारे कॉलोनी वालों ने उनको आइसोलेट कर दिया, ऐसे समझ लगे कोई अछूत आ गई है। ऐसा नहीं करना। आप भी बीमार हो सकते हैं, हम भी बीमार हो सकते हैं, उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए। और क्वारंटीन में ये रखते हैं तो उसमें भी हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना टाइम मैनेजमेंट सही करेंगे। और ये नहीं, नींद की समस्याएं भी बहुत आ रही है इसमें। क्यों आ रही हैं? एक तो हम स्लीप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, दूसरा हम दिन भर घर में रहते हैं तो किस्तों में नींद निकाल लेते हैं, तो रात में प्रॉब्लम आती है। इसे दिन में केवल एक नैप निकालें और रात को ही नींद लें। स्लीप हाइजीन का ध्यान रखें। स्लीप हाइजीन में जो है कमरे के अंदर लाइट कम होनी चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, है तो ऑफ होना चाहिए, मोबाइल बंद होना चाहिए। रात को मोबाइल नहीं पढ़ना, कोई भी म्यूजिक लगा के नहीं है, और कोई भी लाइट रीडिंग वो जैसे उपन्यास वगैरह वो भी नहीं पढ़ना होता है। किताब कोर्स की किताब पढ़ेंगे जरूर नींद आ जाएगी, पर लाइट रीडिंग से नींद उठ जाएगी। और कईयों को नींद नहीं आती तो उठ के टीवी चला लेते हैं, फिर तो वो जो नींद आती है वो भी गायब हो जाती है। तो ऐसा सही नहीं बात। करना, स्लीप हाइजीन का ध्यान रखना। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से जानकारी बताई कि किस तरीके से डिप्रेशन या मानसिक तौर पर अगर हमें कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी आती है, कैसे हम उससे निजात पा सकते हैं, क्या-क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने हमें समझाई। और वास्तव में देखा, ये टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर बहुत सारी बातें और भी की जा इसमें सकती है। जी, इसमें एक बात जो नहीं कही है, मैं आखिरी में कहना ज़रूर चाहूँगा। जी, इस जी। एक बहुत बड़ा कारण है जो मानसिक बीमारी या डिप्रेशन जो भी है ना, छोटी से बड़ी बन जाती है। छोटी से बड़ी बन जाती है परिवार के लिए और मरीज के लिए। उसकी आर्थिक और शारीरिक और सामाजिक चोरी बर्डन बढ़ जाता है। उसका हाँ, कारण जो है, वर्ल्ड ओवर जो है, हमारे हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा है, सोशल स्टिग्मा, सामाजिक अभिशाप। कि इस बीमारी के लिए जो अक्सर यही समझते हैं कि मानसिक बीमारी या मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास जाने का मतलब है कि ये पागल हो गया। इसको पागल। ये स्टिग्मा जो जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से लोग कतराते हैं इलाज लेने से। आज स्थिति सुधर गई है, पर आज भी अच्छे-अच्छे लोगों को देखता हूँ, अच्छे-अच्छे बुद्धिजीवियों को देखता हूँ। वो साइकियाट्री एडमिशन तो दूर की बात है, कंसल्टेशन के नाम से घबराते हैं। आज चीज़ें बदल गई हैं। आज जो पहले शॉर्ट बोलते हैं उसके भी तरीके बदल गए हैं, मशीनें बदल गई हैं, सब बढ़ गए हैं। पर हम तो जो मीडिया पे मतलब सीरियल्स में या पिक्चर्स में दिखाते हैं तरीके, उन्हीं को मानते हैं कि आज भी वही तरीके होंगे। वो उनको तो इंटरेस्टिंग बनानी है इसलिए दिखाते हैं। अभी एक दो पे तो हमारी एसोसिएशन ने जाके बॉम्बे में पिक्चर्स पे बैन लगा दिया था। तो लास्ट ईयर अच्छी लड़ाई लड़ी थी और उनको वो सीन्स हटाने पड़े थे उसमें से। और अब अभी हमारी जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी इसमें अलर्ट हो गई है, वो अब इस तरह के सीन के लिए लड़ाई लड़ने लग गई है। तो ये सोशल स्टिग्मा है। ये आपने जो प्रोग्राम रखा, ये भी उसको कम करने में एक कड़ी है। इस तरह के प्रोग्राम आम आदमी तक जानकारी जाएगी तो सोशल स्टिग्मा अपने आप कम हो जाएगा। जानकारी के अभाव में हमारे जो संस्कार बचपन से दिए जाते हैं बीमारियों के कारण, जो भूत प्रेत इलाज, झाड़े फूंक, तंत्र मंत्र, यही हमें बताया जाता है, दिमाग में वही रहता है। पढ़ लिख जाए तो भी हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। तो सोशल स्टिग्मा कम करेंगे जब ही ये मेंटल हेल्थ प्रमोशन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम इस बीमारी को भी ऐसा समझें कि जैसे बाकी की और बीमारियाँ हम अपने डॉक्टर को दिखाने जैसे जाते जैसे हैं। हार्ट की हाँ, बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज की बीमारी होती है, हाँ, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, इसी तरह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डब्ल्यूएचओ ने इसको शामिल किया है। और इसी तरह बिल्कुल, हम समझे जैसे दूसरी बीमारी होती है, थायराइड की बीमारी होती है। कई बार मरीज कहते हैं लंबी बीमारी कितनी लंबी खानी पड़ेगी। मैंने बता, डायबिटीज वाले को कितनी लंबी खानी पड़ती है, थायराइड वाले को कितनी लंबी खाए, लाइफ लॉन्ग खाते हैं, तो तेरी तो लंबी क्या सही, हो गई। तो इस तरह से समझाना पड़ता है उनको। और जब तक आप जैसे लोग इस तरह की जानकारी आगे नहीं फैलाएंगे, जब तक ये सोशल स्टिग्मा कम नहीं होगा। ये सोशल स्टिग्मा कम करने में मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कोटा के मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को, कि मैं जब से आया इनका सहयोग इतना रहा कि जो वर्ल्ड लेवल पे यहाँ के एनजीओज का खासकर उनकी साल भर जो हमारी एक्टिविटी वो रखते हैं, उसकी वजह से ही वर्ल्ड का जो हाईएस्ट अवार्ड था
आरसी हंटर अवार्ड ऑफ एक्सलेंस 2 बार मेरे को मिला और मैं यहाँ के जो मीडिया और एनजीओज को यहाँ के समर्पित कर दिया था प्रोग्राम के अंदर। थैंक थैंक यू। यू डॉक्टर साहब, थैंक यू इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, सारी चीजों को समझाने के। आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा सामाजिक जागरूकता का लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी, सामाजिक सामाजिक जागरूकता आ जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं अपने आप ही कम हो जाएंगी। हम यही सोचें कि हम जी जैसे और बीमारियों की तरह बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जाएं, समय रहते अपना इलाज कराएं, समय रहते इलाज हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम ठीक हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें अपने आप की समस्या भी हमारी सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर जी, साहब, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर एमएल अग्रवाल जी, जिनसे हमने बहुत सारी आज बातें की, मानसिक अवसाद के बारे में जाना, मानसिकता से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो हमने जाना, उनके इलाज के बारे में जाना, क्या कारण है वो हमने समझा। सबसे बड़ा कारण ये था कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। हमारी सोच सकारात्मक रहेगी तभी हम सारी परेशानियों से जीत पाएंगे। तो कोरोना की बात, यहाँ भी हम सकारात्मक सोचें कि कोरोना से हम जरूर जीत जाएंगे। सिर्फ आवश्यकता इतनी सी है कि अपने आप को सकारात्मक रख करके इस सारी परेशानी को आगे लेकर। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।